नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सब लोग जानते हैं कि एक शांति प्रिय नेता थे। आजीवन अपने जिंदगी को एकदम धर्मनिरपेक्ष होकर लोगों के लिए समर्पित कर दिए। आज हमारे साथ इकबाल आलम जी मौजूद हैं जो कि पासवान जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आजीवन जो उनकी जर्नी रही इस पॉलिटिकल फील्ड में वो कितनी खूबसूरत रही और किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को बिताया। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 1983 में पासवान जी ने दलित सेना का गठन किया और फिर 1988 में दलित सेना का अध्यक्ष घोषित किया गया था इकबाल आलम जी को। और जब बिहार और झारखंड का विभाजन हो गया उस समय लोजपा का गठन किया गया और जब इस गठन को किया गया तो उस समय इकबाल आलम जी को युवा अध्यक्ष की तरफ घोषित किया गया। फिर वहां से इनकी जो कहानी है कैसे बढ़ी आगे और पासवान जी के साथ में इनके कैसे संबंध थे, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज पासवान जी हमारे बीच में नहीं है जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, तो आप हमेशा से उनके काफी करीबी रहे। आपने जब ये खबर सुनी तो मन में क्या उत्पन्न हुआ उस समय? बहुत दुख महसूस हुआ और डेली में दिल्ली से कुछ न कुछ समाचार हम लेते रहते थे। पता चला जब हॉस्पिटल में थे उस वक़्त से एक दिन दो दिन में वहाँ पे जो ऑफिस के जो नंबर हैं 12 जनपद का, वहाँ से कुछ न कुछ खबर लेते रहते थे, कुशल क्षेम पूछते रहते थे। जब खबर मिली कि अब वो नहीं रहे तो मेरा पर्सनली निजी क्षति हुआ उनके जाने से। पासवान जी हम एक छोटे भाई की तरह मानते थे और पार्टी की बुनियाद, पार्टी का संगठन हम लोगों ने मिल के बनाया और झारखंड में संगठन बनाने में हमारे मरहूम पासवान साहब जो मुझे निर्देश दिए और हमने उसको हूबहू जिस तरीके से निर्देश देते रहे हम उनके काम करते रहे। एक्चुअली पहला 90 के दशक में दलित सेना के रहते उन्होंने गुमला, लोहरदगा, अभी आदरणीय चिराग पासवान जी, उनकी मम्मी स्वर्गीय पासवान जी का पद यात्रा हुआ था जी। उस वक़्त से हम लोग उनके साथ जुड़े थे। उस वक़्त हम कॉलेज लाइफ में रहे होंगे जी। हमारे एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने हम लोगों को यहाँ से गुमला ले गए थे। हम लोग सीसई तक पैदल उनके साथ आए थे पहला। उसके बाद बीच बीच में हर वक्त जब भी रांची का दौरा होता रहा उनका, हम लोग स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे दो 10-20 लड़के के साथ दलित सेना का झंडा लेके हर वक्त उनका स्वागत करते थे। और वो दलितों, अल्पसंख्यकों और सभी कौम के बीच में वो बहुत प्रेमी थे और सभी को बराबर का नज़र से देखते थे। इसलिए हम उससे बहुत अट्रैक्ट थे। किसी के पक्ष विपक्ष और पक्ष के बीच में बात नहीं करते थे। सर, कहा जाता है कि जब आपको प्रदेश अध्यक्ष की तरफ घोषित कर रहे थे वो, उस समय में बहुत लोगों का कहना था कि एक कार्यकर्ता जो कि खुद पोस्टर जा करके लगाता है, आप उसको अध्यक्ष की तरह किस तरह घोषित कर सकते हैं? वो किस्सा क्या था सर? वो किस्सा ये था कि एक्चुअली प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका था। पूर्व विधायक गिरवर पांडे जी अब तो नहीं रहे, दिवंगत हो गए, उनको बनाया गया। युवा अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो बहुत से वर्कर 50, 100, 200 लोगों को, नेता लोग को लेकर दिल्ली में पैरवी कर रहे थे और मैं घर में सुकून से था। तो उस वक़्त होता क्या है कि पार्टी में पक्ष विपक्ष होते हैं तो किसी के डिमेरिट्स को गिनाते हैं ताकि डिमेरिट सुनने के साथ सीनियर लीडर्स उससे विरोध करें या उनको नेगलेक्ट करें। लेकिन शायद यही डिमेरिट्स मेरी काम आ गई। पोस्टर साटना उन लोगों के लिए बुरा था, इन पासवान जी के नज़र में ये बहुत अच्छा काम था और उसी का फल मुझे मिला। उनके नज़र में अच्छा था ना, मुझे मिला। 200-400 कार्यकर्ता उनको वेलकम कर रहे थे, बड़े बड़े क्रीम मार के, कुर्ता मार के बड़े लोग पैरवी करा रहे थे। 10, 20, 50 हज़ार खर्च करके एक वर्कर को लेके गए थे।
कोई काम नहीं आया, लेकिन हमने एक समान कर्तव्य का काम किए। तो वो उनको परख था कि कौन वर्कर है और कौन नेता है और कौन सच्चा है, कौन झूठा है। जी, मैं आप सभी को बता दूं कि चंद लम्हे जो इकबाल आलम जी ने उनके साथ बिताया है, उनको यादों की तरह हमेशा संजो के रखा है। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें हैं ये उस समय की हैं जब पासवान जी आए हुए थे इकबाल जी के घर, और उन्होंने इन यादों को बखूबी अपने पास रखा है। वहीं साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हर न्यू ईयर पे जो विश लिस्ट आती है, ग्रीटिंग्स भेजे जाते हैं, तो किस तरीके से रामविलास पासवान जी इकबाल आलम जी के लिए जो ग्रीटिंग्स भेजते हैं, इन्होंने उसको भी बहुत ही संजो के रखा है। रीना जी भी हैं उनके साथ। जी बिल्कुल, इसमें रीना जी का भी नाम सम्मिलित है। तो रामविलास पासवान जी हमेशा से ही इनके साथ में काफ़ी करीबी होकर के जुड़े रहे। और सर मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनका कुछ ऐसा ज़िंदगी का कोई एक ऐसा लम्हा जो आपके साथ वो बिताए हों, और एक ऐसा किस्सा जिसको सोच के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए? हाँ, एक बात तो बहुत सारी है, लेकिन एक बात याद आ गई जैन में। अभी हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति का अनावरण हुआ था। उस वक्त के नारायणन जी राष्ट्रपति थे जी। तो पासवान जी ने उन्हीं के कर कमलों के द्वारा उनका अनावरण कराना था जी। उस दरमियान वो आए थे यहाँ, और हम लोग स्वागत करने के बाद मेकोन गेस्ट हाउस में ठहरे थे। तो रात को नहीं, जिस दिन प्रोग्राम हुआ वो तो प्रोग्राम हो ही गया, उसके दूसरे दिन रात को वहाँ मेकोन गेस्ट हाउस में ठहरे थे, और हम लोग भी बगल कमरे में ठहर गए थे, 2-4 लोग उनके सेवा के लिए। इत्तेफाक बताइए कि जो सुबह को जो बाथरूम गए और उसके बाद नहाने के बाद जो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो अचानक नल, अब जो वजह हो नहीं बता सकते, लेकिन नल बंद कर दिया गया या बंद हो गया। तो टॉवल पहन के पासवान जी सामने की आए, उस रूम पे आए। तो फिर हम सर पानी, तो फिर हमने बाल्टी से दूसरे रूम से 2 बाल्टी ले जाकर उनको दिया जी। एकदम साक्षात है। फिर उन्होंने फ्रेश हुए, तब फिर प्रोग्राम के लिए निकले। ये अचानक मुझे ये बात आ गई जो आपने याद किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमेशा से आप उनकी निजी जिंदगी से काफ़ी जुड़े रहे, काफ़ी जुड़ाव रखे। देश को लेकर के वो जो अपने कार्य करते थे, लेकर के आगे में उनकी विजन क्या रहती थी, उनकी सोच क्या रहती थी? उनकी सोच यही रही थी शुरू दिन से कि सामंतवाद का विरोध करते रहे शुरू दिन से वो। इसलिए वो दलित, पिछड़ों, गरीबों की मसीहा कहलाते रहे शुरू दिन से, अल्पसंख्यकों के मसीहा कहलाते रहे। उनका ख्याल था कि सबसे आखिरी पैदान पे जो है उनको अपने बराबर में ला के बैठा है, और इसी मकसद के लिए पूरा ज़िंदगी उन्होंने लगाया जी। उनका मकसद यही था, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे वो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के एक सामंतवाद। अरे उस वक्त तो बहुत सा होता था ना कि भाई गरीब गुरबा को पानी दिया जाता था, तो विरोध होता था ना भाई। अभी मंडल कमीशन लाने का किन का हाथ है? इन्हीं लोगों ने लाया, बीपी मंडल ने लाया। बीपी सिंह के कार्यकाल मंडल कमीशन हुआ, जो दलितों पिछड़ों को 27% उन्हीं के बकौल मिला। अभी हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पे उन्होंने ध्यान दिया। देखिए तो सरकारी घोषणा घोषित की गई, नेशनल हॉलीडे घोषित किया, उन्हीं के मेहनत से हुआ। तो ये सब याद करने वाली बात है। सबसे अहम बात आपको बताते हैं, जब 40 विधायक हुआ था बिहार में, और मरहूम पासवान जी के हाथ में बोलते थे कि मेरे हाथ में कुंजी चाबी है, ठीक है। नीतीश कुमार, लालू जी सभी को बोलते रह गए कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाओ, हम समर्थन देंगे, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाओ, हम समर्थन देंगे। उसी में 3 महीना का वेटिंग सभी विधायक इंतजार करते रहे। उसी बीच में जो स्वार्थी तत्व विधायक थे, उसमें से 20-25 लोग टूट के दूसरे पार्टी में चले गए, लेकिन उन्होंने अपना उसूल को नहीं तोड़ा। तो कितना बड़ा कुर्बानी दी उन्होंने मुसलमान के पीछे, इस बात को भी समझने की जरूरत है ना। वो चाहते तो बन जाते मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं, इतना तक बोले कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को बना लो, लालू की पार्टी से थे, उनको ही बोला बना दो। नीतीश बोले कि आप किसी भी मुस्लिम मुख्यमंत्री को बना दो, मेरा 35 विधायक का समर्थन आपका है, लेकिन नहीं हो पाया। तो उन्होंने ऑफर भी खुद से नहीं लिए कि चलो हम बन जाते हैं, तो कुर्बानी था उनका ना। इस मैं बता दूं कि लोजपा पार्टी का हर महीने एक मैगजीन रिलीज होता है जिसका नाम है न्याय चक्र,
और इसमें इस मैगजीन में आप देख सकते हैं कि जब रांची में लोजपा की महारैली हुई 2009 में, तो उस समय पासवान जी आए हुए थे रांची, और उस याद को बहुत अच्छे तरीके से संजो के रखा गया है। और जिस तरीके से आज जो लोजपा के लोग हैं जिस तरीके से चीज़ों को याद कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जब बातें भी बोलते हैं तो उनके मन में क्या भावनाएं हैं। तो आगे चल के सर लोजपा को आप लोग किस तरीके से देखते हैं और किस ऊंचाइयों को मतलब तक पहुंचाना चाहते हैं? आगे चल के देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में चिराग पासवान जी बने हैं, और अभी जिस उम्र के पड़ाव पे है लेकिन बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत ही मैच्योर्ड है। जवानी का जोश है और उन पे बुढ़ापे का होश है, दोनों चीज़ें उनके साथ। और ये अभी उन्होंने रिक्स लिया है, तो मर्द ही रिक्स लेता है, मर्द ही रिक्स लेता है। सपोज दैट इनको 30 या 35 सीट मिल जाता है, 10-12 जीतते। अभी एक 45 में इन्होंने लड़ रहे हैं, 30 आए 35 आए, तो अभी इन्होंने सीएम बनने की ललक नहीं है इनको। ललक ये है कि हमारा संगठन कैसे विस्तार हो और हम सेल्फ खुद मुख्तार कैसे बने। आने दिन के लिए अपना संगठन को मजबूत करने के लिए इन्होंने स्टेप लिया है, और ये स्टेप इसलिए लिया है कि भविष्य को देखते हुए इन्होंने स्टेप लिया है। नहीं तो नीतीश जी, मोदी जी सबके साथ होके अभी 20, 30, 40, 50 सीट इनको मिल ही जाता, लेकिन इसमें उनको संतुष्टि नहीं रही। और मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने ये स्टेप लिया है, क्योंकि अब लालू जी की उम्र ढलान पे है, पासवान साहब अब दिवंगत हो चुके हैं, नीतीश जी का उम्र भी अब ज़्यादा से ज़्यादा 1-5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1-5 साल, और उसके बाद नया जनरेशन जो तैयार हो रहा है उसमें सबसे मुखर होकर नेता ही उभर रहे हैं और आगे बहुत अच्छे ढंग से जाएंगे, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी है। और आज के डेट में पढ़े लिखे युवा और टेक्नोलॉजी से भरपूर व्यक्ति के अब संगठन में आने की ज़रूरत है, राजनीति में आने की ज़रूरत है, ताकि देश को सही रूप से सही ढंग से आगे बढ़ा सके और विकास के लाइन पे ले जा सके। अब जाहिलों की जमात खत्म होने जा रही है। जितने दिन लोग चले 60 के दशक में, 70 के दशक में, अब 2000 से जो आने नया जनरेशन शुरू हुआ है, नया जनरेशन शुरू हो गया, नए लोग को आना भी चाहिए, क्राइम मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल इकबाल जी, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा पासवान जी का आशीर्वाद आपकी पार्टी में बना रहे और हमेशा आप इसी तरीके से विस्तार करते जाएं, अपनी पार्टी को लेकर के आगे बढ़ते जाएं और ऊंचाइयों को छुएं। जरूर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ इकबाल आलम जी, जो कि पासवान जी के काफी करीबी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुछ अनछुए पल जो उन्होंने पासवान जी के साथ बिताए हैं और उनके जाने से इनको कितनी बड़ी क्षति हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पासवान जी सभी के दिलों में जिंदा हैं, अपने अच्छे कर्मों में जिंदा हैं। इन्हीं यादों के साथ ये थे मयंक सिंह, द न्यूज मिर्ची, रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।